दोस्तों आपने सुना होगा, बाइक हो तो बुलेट जैसी। ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक हकीकत है। रॉयल एनफील्ड सिर्फ एक बाइक नहीं बल्कि एक शान है। पर क्या आप जानते हैं, अगर आईचे मोटर्स ने इसे नहीं खरीदा होता तो आज शायद ये आइकॉनिक बाइक हमारे बीच नहीं होती। जब सिद्धार्थ लाल ने रॉयल एनफील्ड को रिवाइव करने का सोचा तो लोगों ने इसे आईचे का सुसाइडल मूव कहा। 13 बिजनेसेस बेचने का फैसला किसी को समझ नहीं आया, पर जो लोग रॉयल एनफील्ड को बेकार समझ रहे थे वही कुछ साल बाद इसे इंडिया की सबसे आइकॉनिक बाइक बनाने का ताज पहना रहे थे। 1947 में भारत आजाद तो हो गया, पर इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर पूरी तरह डिपेंडेंट थी। किसान पुराने तरीके से खेती कर रहे थे, जिसमें वक्त भी लगता था और मेहनत भी ज्यादा होती थी। भारत में एग्रीकल्चरल मशीनरी की कमी थी जो फार्मिंग को मुश्किल बना रही थी। इसी समस्या को देखकर 1948 में मनमोहन लाल ने गुड अर्थ कंपनी शुरू की, जो जर्मनी और अमेरिका से ट्रैक्टर्स इंपोर्ट करके इंडिया में बेचती थी। आइडिया अच्छा था, पर एक बड़ी दिक्कत थी, फार्मर्स के पास महंगे ट्रैक्टर्स खरीदने के पैसे नहीं थे। इस वजह से सिर्फ 1500 ट्रैक्टर्स ही बिक पाए। पर ये तो बस शुरुआत थी। जिस कंपनी को आज हम एक इंडियन जायंट के रूप में जानते हैं, उसकी शुरुआत जर्मनी के दो भाइयों जोसेफ और एल्बर्ट आइचे ने की थी। 1930 के दौर में जर्मनी के एक छोटे से गांव फॉर्स्टन में ये दोनों भाई अपने पिता के साथ लोहार का काम करते थे। गांव के लोग ट्रेडिशनल तरीके से खेती करते थे। घोड़े और बैल का इस्तेमाल होता था, जो धीरे धीरे इनएफिशिएंट साबित हो रहा था। आइचे ब्रदर्स ने देखा कि अगर एक ऐसी मशीन हो जो बैल और घोड़ों से तेज हो तो ये किसानों के जीवन में क्रांति ला सकती है। इस सोच के साथ 1936 में उन्होंने अपना पहला सस्ता और एफिशिएंट ट्रैक्टर लॉन्च किया। ये लो फ्यूल कंजप्शन करता था और छोटे किसानों के बजट में फिट आता था। धीरे धीरे आइचे के ट्रैक्टर्स सिर्फ जर्मनी तक नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल मार्केट तक पहुंचने लगे, और यही एक्सपेंशन आइचे मोटर्स को भारत ले आया, जिसमें एक नए दौर की शुरुआत होने वाली थी। जब आइचे मोटर्स ने ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बना ली, तब इनकी नजर भारत के औद्योगिक विकास यानी इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर पड़ी। 1958 में आइचे ने गुड अर्थ के साथ पार्टनरशिप की, जिससे भारत में पहली बार ट्रैक्टर्स का प्रोडक्शन शुरू हो सका। फरीदाबाद में एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनी और भारत का पहला स्वदेशी ट्रैक्टर स्वराज लॉन्च किया गया। ये ट्रैक्टर अफोर्डेबल और रिलायबल था, जो किसानों की जरूरत के मुताबिक डिजाइन किया गया था। इसकी डिमांड तेज गति से बढ़ने लगी और कुछ ही सालों में ये हर किसान का सपना बन गया। ये सफलता देखकर आइचे मोटर्स ने अपना नाम चेंज करके आइचे ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड कर दिया। लेकिन 1960 के दशक तक इंडियन ट्रैक्टर मार्केट में कंपटीशन बढ़ने लगा। आइचे को अब नए तरीके सोचने थे जो उसे मार्केट में टिकाए रख सके। 1966 में मोहनलाल के बेटे विक्रम लाल ने आइचे मोटर्स की कमांड संभाली। उनका विजन सिर्फ ट्रैक्टर्स तक सीमित नहीं था, बल्कि वो कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते थे। इस वजह से 1975 तक आइचे मोटर्स ने अपना पूरा प्रोडक्शन मेक इन इंडिया मॉडल पर शिफ्ट कर दिया। अब ट्रैक्टर के हर पार्ट का प्रोडक्शन भारत में ही होने लगा, जिससे कॉस्ट कम हुई और छोटे किसान भी इससे खरीद सके। 1980 के दौर तक आइचे मोटर्स सिर्फ ट्रैक्टर्स तक सीमित नहीं रहा। 1982 में उन्होंने जापान के मित्सुबिशी के साथ एक जॉइंट वेंचर शुरू किया, जिसमें ट्रक्स और बसेस का प्रोडक्शन शुरू किया गया। ये कमर्शियल व्हीकल्स, छोटी और मीडियम बिजनेसेस के लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन बने। पर टाटा और अशोक लेलैंड जैसे बड़े प्लेयर्स मार्केट में ऑलरेडी थे, जिससे कंपटीशन और भी टफ हो गया। 1987 में आइचे ने इंडियन स्टॉक मार्केट में आईपीओ लॉन्च किया, जिससे नए फंड मिल सके और ट्रक्स और बसेस को इंडियन मार्केट के मुताबिक डिजाइन किया जा सके। धीरे धीरे आइचे के लाइट कमर्शियल व्हीकल्स ने मार्केट में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी, पर यह सफर इतना आसान नहीं था। 1990 के दौर में इंडियन मार्केट नए चैलेंजेस फेस कर रहा था। 1991 के लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स के बाद बाहर की फॉरेन कंपनीज इंडियन मार्केट में एंटर करने लगी, जिससे कंपटीशन और टफ हो गया। इस वजह से आइचे को नए सॉल्यूशंस ढूंढने पड़े। इसी दौरान आइचे मोटर्स ने 1993 में रॉयल एनफील्ड के 26% स्टेक्स खरीदे। उस वक्त रॉयल एनफील्ड लॉस में थी और ये कंपनी बंद होने के कगार पर थी। धीरे धीरे आइचे ने अपना स्टेक बढ़ाकर 60% कर दिया और रॉयल एनफील्ड का पूरा कंट्रोल ले लिया। पर यह डिसीजन आइचे के लिए एक बड़ी मुसीबत साबित हुआ। रॉयल एनफील्ड बाइक्स की सेल्स गिर रही थी। जो फैक्ट्री महीने की 6000 बाइक्स बनाने की कैपेसिटी रखती थी, वहां सिर्फ 2000 ही बिक रही थी। बाइक के डिजाइन और परफॉर्मेंस इश्यूज भी थे, जो आइचे की रेपुटेशन को भी अफेक्ट कर रहे थे। 2000 तक कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने डिसाइड किया कि रॉयल एनफील्ड को बंद कर दिया जाए। पर इसी वक्त विक्रम लाल के बेटे सिद्धार्थ लाल ने एक बोल्ड डिसीजन लिया।
लिया। उन्होंने अपने पिता से 2 साल का समय मांगा और रॉयल एनफील्ड को प्रॉफिटेबल बनाने का वादा किया। ये आईएचए मोटर्स के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। सिद्धार्थ लाल ने रॉयल एनफील्ड को बचाने का जिम्मा उठा लिया, लेकिन ये आसान नहीं था। सबसे पहले उन्होंने 1 महीने तक खुद रॉयल एनफील्ड की बाइक चलाकर उनकी कमियां देखी। उन्हें समझ आया कि प्रॉब्लम सिर्फ डिजाइन या क्वालिटी की नहीं थी, बल्कि ब्रांडिंग और टारगेट ऑडियंस का भी इशू था। उन्होंने डिसाइड किया कि रॉयल एनफील्ड को सिर्फ एक बाइक नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल ब्रांड बनाया जाएगा। इसके लिए बाइक के डिजाइन में मेजर चेंजेस किए गए, नए कलर ऑप्शंस लाए गए और परफॉर्मेंस पर फोकस किया गया। क्लासिक 350 और थंडरबर्ड जैसे नए मॉडल्स लॉन्च किए गए जो यंग जनरेशन को अट्रैक्ट करने लगे। लेकिन सबसे बड़ा फैसला आईएचए मोटर्स के 15 बिजनेसेस में से 13 को बेचना था। इसमें आईएचए का ट्रैक्टर बिजनेस भी शामिल था, जिसे छोड़ना एक रिस्की मूव था। लोगों ने इसे सुसाइडियल डिसीजन कहा, पर सिद्धार्थ लाल का मानना था कि एक कंपनी को सिर्फ प्रॉफिटेबल और प्रॉमिसिंग बिजनेसेस पर फोकस करना चाहिए। 2008 तक आईएचए मोटर्स ने वोल्वो के साथ एक जॉइंट वेंचर किया, जिसमें ट्रक्स और बसेस का प्रोडक्शन और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू किया गया। ये पार्टनरशिप आईएचए के लिए एक नया ग्रोथ इंजन बनी। इसके बाद सिद्धार्थ ने रॉयल एनफील्ड को और भी एग्रेसिवली एक्सपैंड करने का सोचा। 2012 में थंडरबर्ड 350 और 500 मॉडल्स लॉन्च किए गए, जो कंपनी के आइकॉनिक मोटरसाइकिल्स बन गए। क्लासिक 350 कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक बन गई और रॉयल एनफील्ड एक कल्ट ब्रांड बन गया। लेकिन सिद्धार्थ का विजन सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था, वो इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी चाहते थे। 2015 में रॉयल एनफील्ड ने आईएचए मोटर्स के टर्नओवर का 40% कंट्रीब्यूट किया और ये भारत का सबसे बड़ा प्रीमियम बाइक ब्रांड बन गया। आज रॉयल एनफील्ड सिर्फ एक बाइक नहीं बल्कि एक लेगेसी है जो दुनिया भर में अपनी जगह बना चुकी है। ये सब सिद्धार्थ लाल के एक बोल्ड डिसीजन की वजह से संभव हो सका। आज रॉयल एनफील्ड इंडिया की प्रीमियम मोटरसाइकिल मार्केट का राजा है, जिसमें एक समय बंद होने का खतरा था, वही आज करोड़ों बाइकर्स का सपना बन चुका है। सिद्धार्थ लाल की लीडरशिप की वजह से कंपनी सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में अपना एक्सपेंशन कर रही है। आईएचए मोटर्स ने अपनी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को भी मजबूत किया। वॉल्वो के साथ मिलकर वीई कमर्शियल व्हीकल स्टार्ट किया, जो हाई परफॉर्मेंस ट्रक्स और बसेस बनाता है। आज आईएचए ट्रक्स और बसेस हर रोड पर नजर आते हैं और कंपनी ने ग्लोबल स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी को इंडियन मार्केट के लिए कस्टमाइज कर दिया है। रॉयल एनफील्ड का एक्सपेंशन भी यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंच चुका है। इंटरसेप्टर्स, हिमालयंस और क्लासिक सीरीज जैसे मॉडल्स फॉरेन मार्केट्स में भी ह्यूज डिमांड में है। अगर फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 तक रॉयल एनफील्ड ने नए सेल्स रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। ये भारत की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल ब्रांड्स में से एक बन चुकी है और प्रीमियम बाइक सेगमेंट में इसका कोई टक्कर नहीं। सिद्धार्थ लाल का मानना है कि अगर विजन क्लियर हो और फोकस एक डायरेक्शन में हो तो किसी भी चैलेंज को पार किया जा सकता है। रॉयल एनफील्ड सिर्फ एक बाइक नहीं, एक हेरिटेज है, एक पैशन है जो हर राइडर का सपना है। ये कहानी सिर्फ एक कंपनी के सक्सेस की नहीं बल्कि एक विजन और बोल्ड डिसीजंस की है। सिद्धार्थ लाल ने दिखाया कि अगर रिस्क लेना आता हो तो हर हार को जीत में बदला जा सकता है। आज आईएचए मोटर्स सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का एक इंपॉर्टेंट पिलर बन चुका है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कंपनी या एक बाइक ब्रांड की नहीं है, ये कहानी है एक विजन, एक पैशन और एक डिटर्मिनेशन की। आईएचए मोटर्स और रॉयल एनफील्ड ने दिखाया कि अगर सही स्ट्रेटजी और लॉन्ग टर्म विजन हो तो हर कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी बन सकती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको रॉयल एनफील्ड का कौन सा मॉडल सबसे ज्यादा पसंद है। अगर आप ऐसे ही और इंस्पायरिंग जर्नीज देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।